अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बेटा, हैंड आउट निकाल लीजिए। हम लोग लास्ट क्लास में कौन से पेज पे थे? पेज नंबर 16 पे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था। अच्छा जी, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर क्विकली आ जाते हैं कौन से पे? 8 पे। आ जाइए जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 16। यहाँ पे हमने कौन सा अकाउंट बनाना है? नेट बुक वैल्यू अकाउंट। बताइए ओपनिंग कितना आएगा? 8,800 माइनस 3,800। जी बोलिए। 5,000। फिर क्या हुआ? एडिशन हुआ है कितने का? 6,700। एसेट जो डिस्पोज ऑफ हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है? 2,600। उसका अलाउंस कितना है? 1,000। ये कितना हो गया? 1,600। और डिस्पोजल अकाउंट जो हम बनाएंगे वहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,600। रेफरेंस क्या दे देंगे? नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू यानी कि पीपीई का अकाउंट जब नेट पे बनाते हैं तो ये बुक वैल्यू अकाउंट कहलाता है। और फिर बताइए कितने का बेचा हमने? 2,400 का बेचा। तो यहाँ पे गेन कितना आ गया? 800 का गेन आ गया। यहाँ पे बकिया क्या आएगा? डेप्रिसिएशन कितना? 1,800 और कैरी डाउन यहाँ पे आ जाएगा और गेन यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, पीपी की कॉस्ट दी हुई है 80,000, अलाउंस दिया हुआ है 48, एक्वायर किया है 1 जनवरी 20 को 25,000 में। फिर 1 जनवरी 20 को पीपी जिसकी कॉस्ट थी 15,000, जिसका अलाउंस 9,000 था, वो बेचा गया है 9,500 में। कंपनी यूज़ करती है SLM रेट 20%। प्रो रेटा बेसिस बोले, मंथली बोले या प्रोपोर्शनेट बेसिस बोले। एक बात मालूम क्या करना है? गेन लॉस। गेन लॉस मालूम करने के लिए कॉस्ट में से जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कराया जाएगा तो क्या आएगी? नेट बुक वैल्यू। कॉस्ट कितनी है? जल्दी बोलिए। 15,000। देखें 80,000 तो टोटल कॉस्ट है। 80,000 में एक एसेट जिसकी कॉस्ट है 15,000 वो बेचा गया है। उसका अलाउंस कितना है? 9,000। ये कितना हो गया? 6,000। बेचा कितने में? कितना? 9,500। गेन कितना आ गया? 3,500 का गेन आ गया। फिर वो कहता है क्या बताओ? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताइए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सुनो, हमारे पास वो एसेट्स जो ओपनिंग में से चले गए हैं, वो एसेट जो हमारे पास ओपनिंग में से चले गया है, तो जो रह गए हैं उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं रिमेनिंग का। ओपनिंग एसेट्स थे कितने के बेटा? 80,000 के। उसमें से एक एसेट जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 15,000, वो चले गए। तो इसका मतलब ओपनिंग में से वो एसेट जो चले गए हैं तो वो बच गए रिमेनिंग, यानी कि ओपनिंग में से बच गए वो क्या कहलाएंगे? रिमेनिंग। और रिमेनिंग के ऊपर जब डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा कितना है? 20%। तो हमारे पास रिमेनिंग एसेट्स का आएगा डेप्रिसिएशन कितना? 13,000 आपने बताया। अच्छा जी, फिर मुझे बताइए एसेट एक्वायर हुआ है, एडिशन हुआ है, कितने का? 25,000 का। इसके ऊपर लगा 20%। एक्वायर कब हुआ था? साल के स्टार्ट में, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने। और ये 20% भी किसको रिफ्लेक्ट करता है? 12 मंथ्स को। कितना आया? 5,000। और सर इसके अलावा कोई और एडिशन है? नहीं। कितना हो गया? 18,000। अब मैं यहाँ पे सी में क्या बना रहा हूँ? नेट बुक वैल्यू के लेजर और डिस्पोजल का। आ जाइए जल्दी से। शाबाश। ओपनिंग कितना है? अगर मैं नेट पे बनाता हूँ 80 माइनस 48 कितना? 32। एडिशन हुआ है कितने का? 25 का। एसेट जो डिस्पोजल हुआ है उसकी बुक वैल्यू बता सकते हैं कितनी है? कितनी बुक वैल्यू? 6,000।
डेप्रीसिएशन बजाय इसके कि मैं यहाँ पे आके सारी वर्किंग करता, मैंने अलग से वर्किंग कर दी, उसका अमाउंट उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा कितना 18,000 और यहाँ पे कैरी डाउन आ जाएगा, यहाँ पे 6,000 लिख दिया रेफरेंस नेट। बेचा कितने में 9,500 में, गेन कितना आ गया 3,500। बेटा इस काम को जल्द से जल्द कीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा समझने के है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 हम स्किप कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं आरबीएम पे, जी अगले सवाल पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग चाहें तो घर पे कर लें, अदरवाइज हम यहाँ पे इसको स्किप कर रहे हैं। हम जा रहे हैं आरबीएम, क्वेश्चन नंबर 11 आरबीएम में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, और रेट यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा 1 माइनस nth रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय बोलिए कॉस्ट। डन। सिर्फ हमने चीज़ों को कर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए ज़रा जल्दी से आ जाओ, कोई रेट में मुश्किल नहीं है। रेट बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में कैसे निकाला जाएगा। 1 माइनस nth रूट, कितने साल है लाइफ 5 साल है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है 2000 और कॉस्ट कितनी है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। बताइए रेट कितना आ रहा है जी 27.5% आ गया। चलिए इसके बाद क्या मालूम करना है, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी कि हम यहाँ पे मालूम करने चाह रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है जी, ये है रिक्वायरमेंट बी। बताइए बेटा ईयर 1 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम करना है तो क्या किया जाएगा। कॉस्ट कितनी है 10,000 इंटू 27.5%, कितना आया 2750। ये जो 2750 है, चूंकि पहला साल है तो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वही साल के एंड पे एक्यूमुलेटेड भी होगा। ईयर 2 की अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10,000 में से 2750 को माइनस कराएंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, बुक वैल्यू आ जाए। क्योंकि नेट बुक वैल्यू आने के बाद ही हम लगाते हैं रेट, तो कितना आएगा बताएं, जल्दी बोलिए। और साथ साथ प्लीज मूव करना है, जो प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे करनी है, जल्दी बोलें। 1993। एक्यूमुलेटेड कितना आ गया, जल्दी बोलिए। एक्यूमुलेटेड कितना आया 4743। इसका आपने लिया 27.5%। बोलिए जल्दी से। 1445 और यहाँ पे आ जाएगा एक्यूमुलेटेड। ठीक है जी, जल्दी बताइए कितना आ गया। थोड़ा सा फास्ट प्लीज मूव करें। 6188। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपको टाइम नहीं दूंगा अलग से कि आप इस काम के लिए तवज्जो लगा के फिर से काम करें, भाई साथ साथ मूव करें, क्योंकि ये वो काम है जिसको हम पहले से जानते हैं। ठीक है जी, तो आपने अपना हाथ प्रैक्टिस में फुल मेरे साथ ही रखना है। अगले सवाल पे आइए, जो कि कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। साथ मूव कीजिएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो बोलता है, बताओ 31/12/2003 तक का, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताइए 2003 का
गेन लॉस बताना है, पीपी बताना है। अब यहाँ पे देखिए पीपी एक्वायर हुआ था कब, 1101 पे, कितने का, 7,500 का। रेट कितना था, 20%। ईयर एंड था दिसंबर, 31/12/3 पे एसिड जो 7,500 का था वो बेचा है 4,200 में। तो यहाँ पे बोलता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ एसिड का जिसको आज तुम बेच रहे हो। तो हम लोग यहाँ पे वर्किंग करने जा रहे हैं क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका, ऑफ डिस्पोज्ड एसिड, यानी कि एसिड जिसको हम डिस्पोज करने जा रहे हैं उसका वो बोलता है बताओ ये कितना है। तो बता सकते हैं आप क्या करेंगे, 2001 का कैसे, जल्दी बोलिए। 7,500 इंटू 20%, बोले 1500, यह आ गया 1500। फिर बताइए 2002 का 7,500 माइनस 1500 का 20%, 1200। फिर 2003 का जल्दी बोलिए, 7,500 माइनस 2700 का 20%, बोले 960। टोटल बताइए 3660। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा क्या बताना है हमने, 2003 का डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने बताना है कितना आएगा, यहाँ पे हमने डायरेक्टली रख दिया कितना, 960, जो कि यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। सही है जी। फिर बताइए सी रिक्वायरमेंट क्या है, गेन या लॉस। गेन लॉस के लिए कॉस्ट कितनी है, 7,500, उसमें से माइनस क्या होगा, 3660। बोलिए कैरिंग वैल्यू या नेट बुक वैल्यू 3840। बेचा कितने में, 4,200। बोले 360 का यहाँ पे आ गया गेन। सिर्फ आपका हाथ में रवा करना चाह रहा हूँ इन लेजर्स पे। मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ IE16 अभी तक बिल्कुल सिंपल स्मूथ चल रहा है, सिर्फ आपको जरा वार्म अप करने के लिए सवालात हो रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद डी रिक्वायरमेंट क्या है, डी रिक्वायरमेंट बोले। हम लोग यहाँ पे एक बुक वैल्यू का अकाउंट बना के मामला को जरा एंड कर रहे हैं। सही है जी। इट इज अज्यूम कि आपको लेजर्स की प्लॉटिंग समझ आ चुकी है कि डेबिट क्रेडिट पे क्या आना है। जल्दी से बताइए ब्रॉड डाउन कितना है, ब्रॉड डाउन ब्रॉड डाउन बताइए। लेजर कब के बनाने हैं हमने, सिर्फ 3 का बनाना है, 2003 का बनाना है। सही है, 2003 का बनाना है। तो आप बताइए कॉस्ट कितनी है, 7,500 माइनस 2700, 4,800। आप बताइए, होल्ड ऑन, क्या साल के शुरू में डिस्पोज ऑफ हुआ है या साल के मिड में, एंड में, एंड में। इसका मतलब ये जो 4,800 है साल के स्टार्ट किए, ठीक है जी, डिस्पोजल हो रहा है साल के एंड में, तो इसका मतलब इनके दरमियान में क्या आया होगा, बोलिए डेप्रिसिएशन आया होगा 960। तो 4,800 माइनस 960 करते हैं तो मेरे पास क्या आएगी, डिस्पोजल के टाइम की बुक वैल्यू। ठीक है जी, कितनी आ रही है बुक वैल्यू, 3840। कोई सीधी नहीं आएगा। अब 3840 को उठा के यहाँ लाया जाएगा, क्या रेफरेंस दिया जाएगा, नेट बुक वैल्यू। बेचा कितने में, 4,200 में, और यहाँ पे हमारे पास 360 का क्या आ जाएगा, बोलिए गेन। हाँ जी, अब आप लोग आ जाइए क्वेश्चन 13 को स्किप करें। क्वेश्चन नंबर 13, 14 को आप स्किप कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 पे, ये 15 को भी स्किप कीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। क्वेश्चन 16 पे, ठीक है जी, क्वेश्चन 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। 16 आप लोग साथ में मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताइए एसिड की कॉस्ट कितनी है, 30,000। रेट कितना है, 10%। कंपनी यूज़ करती है RBM, ईयर एंड दिसंबर है।
अच्छा, एसेट एक्वायर हुआ था 1 जनवरी 2001 को, और हमारे पास रिक्वायरमेंट में डेप्रिसिएशन किस साल का मालूम करना है? 2007 का। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन मालूम करना है 2007 का। 2001 में एसेट एक्वायर हुआ था और हमने मालूम करना है 2007 का। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो जो पहले साल का डेप्रिसिएशन होता वही 7वें 8वें 10वें साल का भी होता, अगर 10 साल लाइफ है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, यानी कि हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आता है। लेकिन आरबीए में तो हम ये बात जानते हैं, आरबीए में जो डेप्रिसिएशन होगा पहले साल, अगर पूरे 12 महीनों का है तो अगले साल के जो 12 महीने होंगे उससे ज़्यादा ही होगा, अगले साल का कम होगा, फिर कम होगा और कम होते चले जाएगा, क्योंकि बैलेंस हमारी बुक वैल्यू कम होती है। तो जब रिड्यूस बुक वैल्यू के ऊपर जब रेट लगेगा तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो भी क्या होगा? कम होगा। तो आरबीए में डेप्रिसिएशन पहले साल ज़्यादा होगा, अगले साल कम, और कम से कम होता चला जाएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन पहले साल होगा वही अगले साल और आगे आने वाले सालों में भी वही रहेगा। हम ये बात जानते हैं। अच्छा, आप सुनिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 16। बताएं, शाबाश। ऐसी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कॉस्ट कितनी है बताएं, शाबाश? 30,000। और डेप्रिसिएशन पहले साल का बताएंगे। पहला साल कौन सा है? 2001 है। तो बताइए 30,000 का आपने कितना परसेंट लिया? 10% लिया। अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए काम होल्ड कीजिएगा। पहले मैं बोर्ड पे कुछ काम कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आपने कॉपी करना होगा। थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। कितना आया? 3,000। बेटा ये कितना आ गया? मेरे साथ जरा रहिएगा प्लीज। यहाँ तक साथ कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये 3,000 कैसे आया? जो ईयर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 16 पे, जो ईयर 0 पे जो कॉस्ट होगी वही क्या होगी? बोलिए बुक वैल्यू। ईयर 0 पे जो कॉस्ट है वही क्या होगी? बोलिए बुक वैल्यू। तो उसका मतलब 30,000 आप कॉस्ट बोलें या बुक वैल्यू बोलें, इसके बाद जब रेट लगा तो क्या आगे? डेप्रिसिएशन 3,000। यहाँ तक आते हैं हम। अच्छा जी, अब मुझे बताइए, क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं जब 30,000 को मल्टीप्लाई कराता हूँ कितने से? 10% से, तो ये आ गया। ये आ गया। बोर्ड पे देखना है सिर्फ आपने। और अगर मैं 30,000 100% है तो ये कितना है? 10% है। और ये कितना होगा? 90%। 30,000 मल्टीप्लाई पे 90% करता हूं तो बोलिए कितना आ गया? 2700 आ गया। सिर्फ बोर्ड पे जो काम हो रहा है उसको होता हुआ देखिएगा। फिर बताइए, डेप्रिसिएशन 2002 का मैंने मालूम करना है। ठीक है जी, जब 30,000 को मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ 90% से तो पहले साल के एंड की बुक वैल्यू आएगी, और जो पहले साल के एंड की बुक वैल्यू आएगी वो दूसरे साल के स्टार्ट की बुक वैल्यू होगी। तो हम लोग डेप्रिसिएशन जो दूसरे साल का निकालेंगे तो रेट जो है वो बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर डेप्रिसिएशन आएगा। क्या ये वाली बात समझ आती है? दूसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मुझे क्या दो चीज़ें चाहिए? एक तो बुक वैल्यू चाहिए और एक क्या चाहिए? रेट। सर रेट तो मुझे मालूम है कितना है? 10%। लेकिन जो बुक वैल्यू मैं लूंगा दूसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, वो जो मैं बुक वैल्यू लूंगा वो कौन सी बुक वैल्यू लूंगा? जो पिछले साल की एंड की जो बुक वैल्यू थी उसके ऊपर लगेगा रेट। तो आप बताइए, पिछले साल के एंड की बुक वैल्यू निकालने के लिए 30,000 मल्टीप्लाई में 90% करता हूं तो डायरेक्ट मेरे पास पहले साल के एंड की बुक वैल्यू आ गई। इसके ऊपर अगर मैं लगाता हूं, बोलिए क्या? 10%, तो शाबाश कितना आएगा? 2700। ये वाली बात समझ आई? और अगर मैं जानना चाहता हूं मिसाल के तौर पे दूसरे साल की एंड की बुक वैल्यू डायरेक्टली, तो मैं क्या ये कर सकता हूं? 90% यूं कर दिया। बोले शाबाश, करके देखिए प्लीज। कैलकुलेटर सब लोग इस्तेमाल करें। कितना आ रहा है आपके पास? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 90%, अगेन मल्टीप्लाई बाय 90%। बोलिए कितना आ गया? 24,300। ये क्या आ गया? बोलिए कैरिंग वैल्यू। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे बताइए दूसरे साल की एंड की बुक वैल्यू क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 90% की पावर आप क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो आपके पास स्ट्रेट अवे क्या आ जाएगा? बोलिए बुक वैल्यू। यहाँ तक साथ हैं आप? मेरे साथ चल रहे हैं? अब अगर मेरी फरमाइश है कि बताइए 30 साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 30 साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा तो आप क्या करेंगे? सर जो भी बुक वैल्यू आ रही है, जो भी बुक वैल्यू आ रही है दूसरे साल के एंड की, इसको मल्टीप्लाई किससे कराया जाएगा? 10% से। तो बताइए याद आएगा
कितना आ जाएगा? 2430। ये कितना हो गया? 21870। और फिर अगर मैं आपसे फरमाइश करता हूं कि मुझे बताइए 30 साल के एंड की बुक वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कर सकते हैं? 90% की पावर क्या कर देंगे? क्यूब 3। डन। ये जो सवाल दिया गया है आपको, इसमें आपको कॉस्ट तो बता दी कितनी? 30,000। और लाइफ कितनी बताइए? लाइफ बताइए नहीं बताइए? लाइफ नहीं बताइए। लेकिन यहाँ पे आपसे जो डिप्रिसिएशन मांगा गया है, ये बताइए पहले साल का है, दूसरे साल का, कौन से साल का है? 7वें साल का। तो हमारे पास तो एक तरीका ये होगा कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन तो बुक वैल्यू, फिर डेप्रिसिएशन तो बुक वैल्यू, फिर डेप्रिसिएशन तो बुक वैल्यू। इसका मतलब सर स्ट्रेट लाइन में तो काम बड़ा आसान होता है, जो पहले साल का डेप्रिसिएशन होगा वही 7वें 8वें साल का भी होगा। लेकिन आरबीएम में जो डेप्रिसिएशन पहले साल का होगा, दूसरे साल का कुछ और होगा, तीसरे चौथे पांचवें छठे 7वें साल का कुछ और होगा। तो दे मस्ट बी अवेयर कि हम लोग डेप्रिसिएशन बहुत आराम से आसानी से निकाल सकें। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन 16 का थोड़ा सा वर्जन आपके सामने आ चुका है। आपसे मेरा सवाल ये है, बताइए कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ, कैलकुलेटर उठाइए, बताइए तीसरे साल के एंड की बुक वैल्यू कितनी होगी? बताइए क्या करेंगे आप? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 90% की पावर क्यूब यानी कि 3 करके देख लो, यही आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए तीसरे साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा, कैलकुलेशन कीजिए। क्या करेंगे? तीसरे साल का मुझे चाहिए डेप्रिसिएशन, तो क्या किया जाएगा? यानी कि 30,000 मल्टीप्लाई बाय 90% की पावर 2, ठीक? तो बुक वैल्यू आ जाएगी। इसके ऊपर जब लगाएंगे डेप्रिसिएशन का रेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तीसरे साल का डेप्रिसिएशन। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि मुझे जिस साल का भी डेप्रिसिएशन चाहिए, तो उससे पिछले साल की मुझे क्या चाहिए होगी? बुक वैल्यू, ताकि उसके ऊपर जब रेट लगे तो स्पेसिफिक ईयर का मेरे पास क्या आ जाए? बोलिए, डेप्रिसिएशन। हमसे यहाँ पे सवाल जो किया गया है 16 में, क्या पूछा गया है? बताइए, ए रिक्वायरमेंट क्या है? बोले शाबाश। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कौन सा? 2007 का। अब मैं इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करने वाला नहीं हूं, सिर्फ इस पर्पस के लिए आपके सामने वर्किंग रखी है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा? शाबाश, बताइए। 30,000 तो कॉस्ट है, मेरे साथ रहना। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 90% से, तो पहले साल की एंड की बुक वैल्यू आ जाएगी। डन है। मुझे चाहिए 7वें साल का डेप्रिसिएशन, तो इसकी पावर में अगर करता हूँ 6, तो मेरे पास आ जाएगी छठे साल की एंड की बुक वैल्यू। और 7वें साल का डेप्रिसिएशन निकालना, तो मैं जानता हूं कि जो भी छठे साल की एंड की बुक वैल्यू होगी, जब उसके ऊपर रेट लगेगा तो मेरे पास 7वें साल का डेप्रिसिएशन आएगा। तो सर जब मैं 90% की पावर करता हूं 6, तो मेरे पास स्ट्रेट अवे छठे साल की एंड की बुक वैल्यू आ जाएगी। और इसको जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 10% से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बोलिए, डेप्रिसिएशन 7वें साल का 1594। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है इसमें? दूसरा क्या आपसे पूछ रहा है? नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू कब की? 2007 की। ये भी बात आपको समझ आ चुकी है। मैं क्या करूंगा? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 90% की पावर 7 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बोले शाबाश। 14349। और सी रिक्वायरमेंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कब तक का? कब तक का? 2007 तक का। अगर मुझे मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? बोले, टोटल कॉस्ट। बेटा बात नहीं, टोटल कॉस्ट कितनी है? 30,000। यानी कि जो भी कॉस्ट होगी, चाहिए जी, उसको मैं उसका डिफरेंस किसके साथ लूंगा? नेट बुक वैल्यू के साथ। तो आप एक बात बताइए, 30,000 टोटल कॉस्ट है और बुक वैल्यू मुझे नजर आ कितनी रही है? 14349। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? 15651। यानी कि मेरे पास क्विकली यहाँ पे 3 सवाल का जवाब आ गया। रादर देन हमारी जो आदत थी पीआरसी में, आरबीएम आता था 1 2 साल 3 साल, बस, ज्यादा नहीं। लेकिन उस वक्त हमने शायद ये ना सोचा हो कि सर अगर एसेट की लाइफ है 20 साल और हमसे वो बोले कि 16वें साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा, 16वें साल के एंड की बुक वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें डिस्पोजल के वक्त क्या मालूम करना होता है? गेन या लॉस। और गेन लॉस पता करने के लिए हमें उस वक्त क्या मालूम होना जरूरी है? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू निकालने के लिए सर हम ये हरकत नहीं करेंगे कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 14 साल, नहीं। हम लोग डायरेक्टली पावर शावर की मदद से
हम बुक वैल्यू तक पहुंचेंगे और फिर बुक वैल्यू जब आएगी तो फिर उसको कंपेयर किससे कराया जाएगा कि कितने में बेचा है या क्या एक्सचेंज किया है हमने, क्या पुराना एसेट दिया। अभी तो एक्सचेंज की बात नहीं आई है, एक्सचेंज वाली कुछ बातें हम लोग लर्न कर चुके हैं। वो याद है हमारे पास 3 केसेस थे, रिकॉल करवा रहा हूं सर। अगर पुराना एसेट दे रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली एस्टिमेट की जा सकती है और जो नया एसेट एक्वायर कर रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं एविडेंट है। तो हमें बोला क्या गया था कि न्यू एसेट जिसको तुम अपने पास लाओगे, जिस अमाउंट से डेबिट करोगे ना, वो अमाउंट हमने वहां पे समझ लिया था। तो क्या था वहां पे अमाउंट, अगर ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू मालूम है लेकिन रिलायबल है वर्सेस न्यू एसेट की फेयर वैल्यू मालूम है लेकिन वो एविडेंट है, तो हमें क्या बोला गया कि न्यू एसेट जो डेबिट होगा ना, सही है जी, जो न्यू एसेट डेबिट होगा वो किससे होगा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड की जो फेयर वैल्यू होगी उससे क्या कराया जाएगा, एविडेंट। अगर एविडेंट है तो उससे डेबिट होगा। दूसरा सिनेरियो हमारे पास क्या था कि सर ओल्ड एसेट की भी फेयर वैल्यू मालूम है, न्यू एसेट की भी फेयर वैल्यू मालूम है और दोनों क्या है, रिलायबली मेजर। तो यहां पे उसने ये कहा था कि ये मत देखो कि न्यू एसेट है कितने का, उसने बोला न्यू एसेट तुम्हें पड़ कितने का रहा है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मालूम करने के लिए हमने क्या किया था, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। अगर हम लोग कुछ कैश पे कर रहे हैं तो उसमें कैश को ऐड करा दो, और अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो क्या करेंगे, लेस करा देंगे। यानी कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट पता करने का क्या था हमारे पास वहां पे फॉर्मूला जो आया था, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड, और अगर कैश रिसीव हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये जो माइनस प्लस करने के बाद जो जवाब हासिल हमने किया था ना, ये सिर्फ क्यों किया था कि अब हम जब जाके इसका डिस्पोजल सीखेंगे तो पुराना एसेट जा रहा है, फॉर एग्जांपल पुराना एसेट जा रहा है और न्यू एसेट आ रहा है, तो पुराना एसेट जो जा रहा है इसकी तो अकाउंटिंग हम लोग कर चुके हैं। याद है ना पिछली क्लास में क्या किया था, पुराना एसेट गया, एसेट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट, फिर अलाउंस डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, याद आ रही है बात, फिर कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, ये काम हम कर चुके हैं। अभी यहाँ पे हम थोड़ी देर में क्या सीखने वाले हैं, पुराना एसेट तो गया, अब क्या है, बदले में हमारे पास एक्सचेंज में एक नया एसेट आ रहा है और उस नए एसेट को एक्वायर करने के लिए हमारे पास जो पुरानी नॉलेज है ना उसको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अब चीजें स्लोली ग्रेजुअली ऐड ऑन हो जाएंगी। हमने क्या सीखा था कि एसेट की कॉस्ट में क्या क्या आता है, सर वो वाली चीजें भी हमने पिक करनी पड़ेंगी क्योंकि सिनेरियोस को चाहेंगे। वो बोलेगा हमने पुराना एसेट दिया, नया एसेट एक्वायर किया, ठीक, और नया एसेट को एक्वायर करने में सर हमने साइट प्रिपरेशन की, उसकी इंस्टॉलेशन हुई, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई, उसकी इंश्योरेंस हुई, वगैरह वगैरह। फिर हमने वो जो इनिशियल मेजरमेंट में चंद बातें सीखी थी कि कौन कौन सी चीजों को कैपिटलाइज करना है, नहीं करना। फिर इसी तरह से हमने देखा था कि एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे जब फ्यूचर में खर्चा होगा तो कौन से खर्चे को कैपिटलाइज करना है और कौन से खर्चे को एक्सपेंस आउट करना है। उस वक्त तो वो हमारे लिए एक बोरिंग डिस्कशन था, लेकिन अब क्या होगा, उस डिस्कशन की बेसिस पे हम लोग आगे की जाने मूव करेंगे और पिछली इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट अब जरूर आगे आने वाले सवाल पे पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने कॉस्ट गलत निकाली तो उसका मतलब हमारा डेप्रिसिएशन गलत होगा और सारी वर्किंग हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे ये देखना होगा कि सर अगर कॉस्ट गलत निकली तो क्या हमें सजा पूरे 10 नंबर की भुगतनी पड़ेगी। उसने बोला अगर कॉस्ट गलत निकाली है वो हम देख लेंगे, कॉस्ट गलत निकली तो सर हमारा तो ख्याल ये था कि सर वो हमारा डेप्रिसिएशन भी गलत होगा, लेजेस भी गलत होंगे, ठीक। तो उसने ये कहा है कि अगर कॉस्ट गलत निकली है तो नंबर तुम्हारे सिर्फ वहीं पे काटे जाएंगे। इस तरह से नहीं होगा कि तुमने अगर बोला गया कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ और तुमने रेवेन्यू गलत निकाला तो हमने कहा जीपी गलत तो एनपी गलत तो बैलेंस शीट भी गलत अमाउंट पे टाए, सिर्फ नंबर कहाँ पे कटेंगे, अगर रेवेन्यू गलत निकाला तो सिर्फ वहां पे नंबर कटेंगे। तो हमें ये चीजें सारी पास्ट पेपर्स की जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे और मार्किंग स्कीम देखेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। एक बात का आप जहन अच्छे से बना लें, पेपर जब आप देने जाएंगे 100 नंबर का तो 100 नंबर आपको पूरे हरगिज नहीं आते, ये बात तयशुदा है। 100 नंबर आपको हरगिज पूरे नहीं आते होंगे, उसमें से हमने पासिंग नंबर्स निकालने और पासिंग नंबर्स किस तरह से निकाले जाएंगे, जितने भी पास्ट पेपर्स हम लोग करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर 10 नंबर का सवाल है, सारी प्रैक्टिस करने के बाद ये 10 नंबर का सवाल है, अगर आप ये सवाल खुद करते, इतनी सारी प्रैक्टिस हम करने के बाद एक सवाल मैं आपको देता हूं और बोलता हूं कि पास्ट पेपर आप बताइए 10 नंबर के सवाल में से कितने निकाल सकते हो। आपने बोला सर 10 में से बाउंसर्स भी हैं, कुछ टफ क्वेश्चन भी आ रहे, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन सर तकरीबन 6 नंबर तो आपका भाई आराम से निकाल सकता है। तो हमने 10 में से 6 निकाले, क्योंकि इस तरह से अगर हम लोग ने नंबर्स निकालते गए, ग्रैप करते गए ना, तो हम 50 को क्रॉस कर लेंगे। और अगर हमारी उस वक्त ये सोचोगी, ये बात याद रख लो कि अगर हम लोग इस चक्कर में पड़े कि 10 में से 10 लेके रहेंगे और 10 में से आपको 6 तो आते थे, लेकिन वो जो 4 नंबर थे ना, आपने उसमें अगर अपना टाइम बर्बाद किया तो आप इंशाल्लाह फेल ही होने वाले। चाहे वो कैफ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो,
आपने अगर पेपर को अपनी वही पुराने अंदाज पे, जिद वाला अंदाज, नहीं करूंगा 10 नंबर तो पूरे करूंगा, नहीं तो यार मेरा मूड खराब हो गया। भाई जिनके पेपर्स निकलते हैं और जिनके पेपर्स रुकते हैं, कई सारे बच्चों का जो फीडबैक होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरी बात को कितना सुन के समझते हैं, अप्लाई करते हैं। 100 नंबर का पेपर देने तो जा रहे होंगे, लेकिन 100 नंबर आपको हरगिज नहीं आता। प्रोफेशनल एग्जाम का पेपर, सर हमने क्लासेस ली हैं, हमने पास पेपर्स किए हैं, और हम रटने पे टोटली रिलाई नहीं करते। ये बात शुरू में बोली गई थी कि सीए प्रोफेशन में आप आ गए, आपने बोला कि यार मैं रटूंगा, पूरा रटने से काम नहीं होना। सर मैं हर बात की खाल निकाल के समझूंगा, तब भी आपका पेपर पास होने वाला नहीं है। कुछ रटना है, कुछ जिसे कहते हैं कुछ रट लो कुछ समझ लो, दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहा है। हमने शुरू में बात की थी कि वो लोग जो कि स्टेप्स रखते हैं कि यार जैसा भी सवाल आएगा मैं हर सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं यही स्टेप फॉलो करूंगा, तो अक्सर और बेशतर तो वो स्टेप्स चल जाएंगे। लेकिन कुछ मामला ऐसे होंगे जहां पे आपको बाउंसेस आ रहे होंगे और वहां पे आपके स्टेप्स चल नहीं रहे होंगे। लाइक आपने पहले ही बोल दिया कि जो मेरा प्रोफिशिएंसी लेवल है ना वो 2 रखा हुआ है, इतना हल्का में नहीं आऊंगा। और रटने वाले जो स्टूडेंट है वो शुरू में ही फिल्टर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा रटो, थोड़ा सा समझो, और उसकी बेसिस पे आपने सवाल को अटेम्प्ट करना होगा। तो 100 नंबर का पेपर देने तो जाएंगे, लेकिन 100 नंबर आप हरगिज हासिल नहीं कर सकते। और पेपर जो है वो 100 से ज्यादा नंबर का आ रहा होता है, इसके बारे में बात की जाएगी। सर हमें बाज़ाहिर तो देख रहे हैं 100 नंबर, लेकिन पेपर एक्चुअल में 100 नंबर से ज्यादा का होता है। और वो किस तरह से होगा ज्यादा का, वो मैं आपको बात बताऊंगा। कुछ सवाल ऐसे खतरनाक किस्म के होते हैं कि जिसको सॉल्व करने पे, जिसको अटेम्प्ट करने पे, और आपने सही अटेम्प्ट कर दिया तो एग्जामिनर आपको ज्यादा नंबर भी अवॉर्ड करने का राइट रखता है। ये वाली बात मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि पेपर बाज़ाहिर तो दिखता है 100 नंबर का, लेकिन पेपर जो है वो 100 से ज्यादा का होता है। वो कैसे होगा ज्यादा का, वो बात हम करेंगे इंशाल्लाह। ये वाली बात समझ आ गई है? अगले सवाल पे बढ़े। अच्छा जी, अगला सवाल जल्दी से आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्विकली आपने सवाल का जवाब देना है। 17 में बताइए, डेप्रिसिएशन मालूम करना है। कब का मालूम करना है? 2020 का। एसेट कब एक्वायर हुआ था? 1117 पे। एसेट है कितने का? 90,000 का। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग 1 माइनस रेट कर लेते हैं, 1 माइनस 10% करते हैं, यानी कि 100 माइनस 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90%। 90% क्या है बोलिए इसकी? सर 100% अगर कॉस्ट है तो डेप्रिसिएशन पहले साल का कितना होगा? 10%। तो उसका मतलब 100 में से 10% तो डेप्रिसिएशन है, बाकी 90% क्या होगा? उसकी बुक वैल्यू। तो यहाँ पे हमें बता दिया कि एसेट एक्वायर हुआ था कब? 2017 में, और डेप्रिसिएशन का रेट बता दिया कितना है? 10% है। ठीक है जी। अब बताइए, हमने मालूम करना है डेप्रिसिएशन कब का? 2020 का। तो मैं वो वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं करूंगा जिसकी मेरी आदत थी आज से पहले। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन द बुक वैल्यू, फिर डेप्रिसिएशन द बुक वैल्यू। हमने पावर शावर लगा के आगे की तरफ मूव करना है। बोले 90% करता हूं तो पहले साल की इनकी बुक वैल्यू आएगी। मुझे चाहिए 2020 का डेप्रिसिएशन, तो 17, 18, 19। तो मैं क्या करूंगा, मुझे वैसे डेप्रिसिएशन कौन से साल का चाहिए? सालों में बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें बताओ कौन से साल का चाहिए? चौथे साल का। तो बुक वैल्यू जिसके ऊपर रेट लगना है ना, वो बुक वैल्यू कौन सी ली जाएगी? तीसरे साल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय बोलिए 10%। शाबाश, कितना आ जाएगा? 6561। फिर बताइए, फिर क्या मालूम करना है? नेट बुक वैल्यू। ये भी कब की? 2020 की। शाबाश, बोलिए 90,000 इंटू 90% की पावर, बोलिए क्या करेंगे? 4, बोलो 5049। और फिर बताइए यहाँ पे क्या मालूम करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2020 तक का क्या करेंगे? 90,000 तो टोटल कॉस्ट है ना, इसमें से हम लोग क्या करेंगे? 31 दिसंबर 2020 पे जो बुक वैल्यू आ रही है, यानी कि कॉस्ट और बुक वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड। तो कॉस्ट ये रही, माइनस क्या कराएंगे? 59049। बोले शाबाश, जल्दी 30951 हमारे पास हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सिनेरियो था हमारे पास, इसमें एसेट एक्वायर हुआ था साल के शुरू में। अच्छा, और डिस्पोजल भी कब हो रहा है? बोले डिस्पोजल कब हो रहा है? साल के एंड पे। अगर इस सवाल में आपसे एक फरमाइश ये करता, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर वो आपसे फरमाइश करता कि भाई गेन या लॉस बताओ,
गेन या लॉस बताओ। तो हम क्या करते, कॉस्ट कितनी रखते, कॉस्ट कितनी रखते 90,000, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कितना हो जाता 30951। सर हम डायरेक्ट बुक वैल्यू भी तो रख सकते थे, रख सकते थे। तो ये क्या हो जाती, बोलिए बुक वैल्यू कितनी 59049। लेट्स सपोज इस सवाल के अंदर मैं अगर आपको बोलूं कि एसेट बेचा गया है 62,000 में, 62,000 में, तो डिस्पोजल कितने का होता 62। अज्यूम कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे आपको सवाल में एक और इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बेचा हमने कितने 62 में, तो बताइए गेन या लॉस कितना आता 2951 का यहाँ पे क्या हो जाता गेन। इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर मैं सिर्फ एक बात पूछूं कि बताओ एसेट इतने का था, इतना डेप्रिसिएशन था और इस साल को हमने बेचा, तो बताइए गेन या लॉस। सिर्फ अगर मेरी ये फरमाइश होती कि गेन या लॉस कितना है, तो आपने कुछ ये वर्किंग करनी होती। अभी हम लोग चूंकि लर्निंग स्टेजेस में इसको अलग देखा, इसको अलग देखा और इसको अलग देखा, डन। ऐसी क्या कैलकुलेशन में करूं कि दो चीजों को प्लस माइनस करके मेरे पास फॉरेन गेन या लॉस आ जाए। मैं क्या करूंगा 90,000 इंटू 90% की पावर मैं क्या करूंगा 4, 90,000 इंटू 90% की पावर 4 करूंगा, मैं माइनस क्या करा दूंगा 62,000। तो मेरे पास यूं ही फॉरेन सामने सामने क्या आ जाएगा, बोलिए गेन लॉस आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आई? अभी चूंकि हम पहली दफा ये देख रहे हैं चीजों को जरा बाईपास करके, कौन सी चीजों को बाईपास करके, वो जो स्टेप्स थे ना, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, फिर डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू। तो सर हमने यहाँ पे कुछ वर्किंग करके डायरेक्ट बुक वैल्यू तक पहुंचना। अगला सवाल जल्दी से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। एसेट एक्वायर हो रहा है साल के शुरू में और डिस्पोजल कब हो रहा है, साल के दौरान। एसेट एक्वायर हो रहा है साल के शुरू में और डिस्पोजल हो रहा है साल के दौरान। जी जल्दी से आइए। शाबाश, बोले ए रिक्वायरमेंट क्या है, मालूम करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कब का 2020 का। जल्दी बोले 90,000 इंटू 90% की पावर 3। हेलो मेरे साथ हैं आप? तो बुक वैल्यू आ गई। इसके ऊपर जब लगता है 10% तो चौथे साल का क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन। और हम लोगों ने एसेट डिस्पोज ऑफ कब किया है, साल के बीच में कब किया है 28/2/2020। तो सर मल्टीप्लाई बाय 10% जब मैं कर रहा हूं तो 2020 के पूरे 12 महीनों का आ रहा होगा, लेकिन मुझे कितने महीनों तक का चाहिए डेप्रिसिएशन 2020 के कितने महीनों का, 2 महीनों का। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं 10% से 2020 के पूरे 12 महीनों का आया, लेकिन चूंकि डिस्पोजल हो रहा है साल के दूसरे महीने के एंड पे, तो मल्टीप्लाई बाय 2/12 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन किसका 2020 के 2 महीनों का। कितना बना 1094। अच्छा जी, अब बताइए, अब बताएं दूसरी क्या चीज है, नेट बुक वैल्यू कब की 28/2/20। शाबाश, जरा दिमाग लगाइएगा। हम कोई फॉर्मूला यहाँ पे रटा रटाए रख नहीं रहे, समझ रहे हैं बात को। बोले बुक वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बोले 90,000 इंटू 90% की पावर क्या करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे। अगर 4 करते हैं तो डायरेक्ट बुक वैल्यू आ जाएगी चौथे साल के एंड की, लेकिन हुआ क्या चौथे साल के 2 महीने बाद डिस्पोज ऑफ हुआ है। तो सर अगर मैं करता हूं 3 करता हूं तो तीसरे साल के एंड की बुक वैल्यू आ गई, सही है जी। इसमें से मैं माइनस करा देता हूं चौथे साल के 2 महीनों का डेप्रिसिएशन, जो कि कितना है 1094। समझ आई बात? सर 90,000 इंटू 90% की पावर जब मैंने किया 3, तो मेरे पास तीसरे साल की एंड की बुक वैल्यू आ गई। और जैसे ही चौथे साल में हम दाखिल हुए तो 2 महीने ऐसे डेप्रिशिएट हुआ और बेच दिया। तो 2 महीनों का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है 1094। तो तीसरे साल की एंड की बुक वैल्यू माइनस चौथे साल के 2 महीनों का डेप्रिसिएशन
जब होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्पोजल के वक्त की बुक वैल्यू कितनी, 4 5 6 4 5 6 हमारे पास बुक वैल्यू आ गई। अब बताइए एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो कि बड़ा आराम से निकल आएगा 28/2/2020 का, बोले शाबाश, 90,000 माइनस 64516 25484। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 आपने अभी करना है और इसमें आप लोग एक मिस्टेक करेंगे, पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राई कीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 में आपका जवाब कितना आया। 19 में जवाब कितना आया 2020 का डेप्रीसिएशन। पहले आप बताइए फिर मैं देखूंगा मेरा जवाब से मैच करा है नहीं करा। 6925 ये आपके मुताबिक है। फिर बताइए नेट बुक वैल्यू 62330, चलिए राउंड ऑफ कर लिया। फिर ये 27670 ये आया। ये कुछ लोगों के मुताबिक जवाब है, हो सकता है आपका कुछ और आ रहा हो जवाब। हाँ जी, बताइए कितना आ रहा है आपका। कुछ लोग का जवाब, अच्छा कुछ लोग और जवाब है, डिफरेंट जवाब है। किसका, इसका कितना आया 7011। कोई और वैरायटी? 121,500 ये भी हमारे पास एक वैरायटी है। और मतलब देखिए डेप्रिसिएशन अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब हम एक ब्लंडर करें। कितना है बेटा 6925। अगर हम लोग पूरी बाकायदा तौर पे इसकी स्टेटमेंट बनाएं, अच्छा चले पहले मैं इसकी इधर अपनी वर्किंग करता हूँ 19 का ए मालूम करने के लिए। एक बात बताइए कि मुझे सिर्फ सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। 31 दिसंबर 2017 पे बुक वैल्यू कैसे, मुझे ये बताइए। 31/12/17 के एंड पे बुक वैल्यू कितनी है 85। मैंने यहां से अपनी कुछ कार्रवाई स्टार्ट की है। अच्छा जी 85,500 मल्टीप्लाई बाय 90% करता हूं, सही है। डेप्रिसिएशन मुझे कौन से साल का चाहिए 20 का। 17 18 19। एक बात तयशुदा है कि 20 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मुझे 19 के एंड की जो बुक वैल्यू होगी वो सबसे पहले चाहिए। ये बात तयशुदा है, मुझे 20 का डेप्रिसिएशन अगर चाहिए तो जो 19 के एंड की बुक वैल्यू होगी वो मुझे चाहिए ताकि उसके ऊपर हम रेट लगाएं तो हमारे पास जाके 20 का डेप्रिसिएशन आए। ये बुक वैल्यू कब की है 17 के एंड की, सही है जी। जब मैं मल्टीप्लाई कराता हूं 90% से तो 18 के एंड की बुक वैल्यू आएगी, सही है जी। की पावर 2 करता हूं तो 19 के एंड की बुक वैल्यू आ जाएगी। तो पहले साल की एंड पे जो बुक वैल्यू आ रही होगी मल्टीप्लाई बाय 90% की पावर में करता हूं 2, तो बेटा ये कौन से 2 साल है 18 है और ये कौन सा है बोलिए 19 है। मल्टीप्लाई बाय 10% करता हूं तो बोलिए कितना आया 6925। ये आपके पास क्या आ गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी कि मैंने यहाँ पे क्या देखा कि अगर एसेट एक्वायर हो रहा है साल के मिड में तो मैंने डेप्रिसिएशन आगे के सालों का मालूम करने के लिए, किसी स्पेसिफिक ईयर का डेप्रिसिएशन मालूम करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या काम किया, कैलकुलेटर की मदद से मैंने उसी साल के एंड की पहले निकाल ली बुक वैल्यू खामोशी से।
और फिर जो मैं पावर शावर का गेम चलाऊंगा वो आपके सामने है। यानी कि ये आ गई पहले साल की इनकी बुक वैल्यू। सर अगर एक्विजिशन या एसेट एक्वायर होता साल के स्टार्ट में तो मैं क्या करता, कॉस्ट को लेके चलता। लेकिन अगर एसेट एक्वायर हो रहा है साल के मिड में तो मैं एसेट की कॉस्ट को नहीं, पहले साल की एंड की जो बुक वैल्यू आ रही है उसको फिर मैं आगे की कैलकुलेशन में इस्तेमाल करता। यानी कि अगर एसेट एक्वायर हुआ साल के शुरू में, साल के स्टार्ट में एसेट एक्वायर हुआ, तो ईयर 0 पे जो कॉस्ट आ रही है वो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और ईयर अगर एसेट एक्वायर हुआ साल के मिड में तो हम लोग क्या करेंगे, साल के एंड पे जो बुक वैल्यू आ रही है उसकी मदद से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख लो पिछले सवाल में क्या किया था। आप देखो पिछले सवाल में क्या किया, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 17-18 है, वहां पे क्या देख रहे हो आप, एसेट एक्वायर कब हुआ है, साल के शुरू में। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हुआ, एसेट एक्वायर साल के शुरू में नहीं हुआ, मिड में हुआ। तो सर हमने यहाँ पे क्या अप्रोच अप्लाई की, हमने पहले साल के एंड पे जो बुक वैल्यू थी उसको मालूम करने में हमें कोई टाइम नहीं लगना था। तो पहले साल के एंड की बुक वैल्यू ली और फिर वही वाला काम किया कंटिन्यू जो हम अब तक करते आ रहे थे। आप प्लीज इस चीज को जरा डाइजेस्ट कर लेना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बी जो कि आसानी से हो जाएगा, सिर्फ चैलेंज किस में आ रहा होता है, यहाँ जाने क्या मालूम करना है, नेट बुक वैल्यू। तो बोलिए बोले बोलो 85500 इंटू 90% की पावर, बोले 3, जिसमें 3 कौन से साल आ रहे हैं, 18, 19 और 20। सर डिस्पोजल कब हो रहा है, साल के एंड पे। डिस्पोजल कब हो रहा है, साल के एंड पे। देखो यार जो भी कैलकुलेशन है उसके लिए दिमाग थोड़ा सा खुला रखना है, ये नहीं कि रटी रटाई चीज को आप फॉलो कर रहे हो। 85,500 पहले साल के एंड की बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 90% करता हूं तो दूसरे साल की बुक वैल्यू आएगी, मतलब 18 की। फिर मैं मल्टीप्लाई बाय 19% करता हूं, 90% करता हूं तो 19 की बुक वैल्यू। फिर मैं करता हूं एक और दफा 90% से, तो बजाय इसके कि मैं मल्टीप्लाई बाय 90% फिर 90% फिर 90%, यानी कि 3 दफा मैं 90% से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 20 के एंड की क्या देगी, बुक वैल्यू। तो बजाय इसके कि मल्टीप्लाई बाय 90 90 90 मैंने क्या कर लिया, क्यूब ले लिया। तो ये क्यूब में कितने साल आ रहे हैं, बोलो 18, 19 और 20। माइनस क्या करा दूंगा, 6925। तो बोलिए शाबाश, कितना आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आई, यानी कि ये तो बुक वैल्यू आ गई तीसरे साल के एंड की, श्योर। अभी सब्र करें ना, हमारी आदत क्या थी कि हमने वो क्या किया, उसमें से माइनस कर दिया। माइनस होगा भी, ये नहीं होगा, नहीं होगा। सर पिछले सवाल में तो हमने माइनस किया था लेकिन अभी माइनस नहीं होगा। क्यों माइनस नहीं होगा, क्योंकि डिस्पोजल कब हो रहा है, तीसरे साल, मतलब 2020 के एंड पे। तो ये कितना आ गया, 623330। और सी में क्या करेंगे, सी वाला काम बड़े आराम से हो जाएगा। बोलिए कितना है, 90,000 माइनस 62330। बोले 2670। हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय वो पावर 2.5 वाला चक्कर आप लोग नहीं करेंगे। ये जो भी चल रहा है ना सारा काम, बेटा बात सुनिए, अकाउंटिंग में हमें ये बताया है कि आरबीएम में डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा बुक वैल्यू पे रेट लगा। ये जो भी सिलसिला हमने किया है ये मैथ्स अप्लाई हो रही है और हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हो क्या रहा है, आरबीएम में बुक वैल्यू पे ही रेट लग रहा है। अब ये आप काम इस तरह से करें, इसका ऑल्टरनेट बना लें, वो आपकी टोटल चॉइस है, लेकिन आरबीएम में रेट लगेगा किसके ऊपर, बुक वैल्यू के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 जरा जल्दी से देख लीजिए, यानी कि ये जवाब सही था, ये भी सही था और ये भी सही था। क्वेश्चन 20 जल्दी से बताइए क्या हो रहा है। यहाँ पे ऐसे रिक्वायर हो रहा है साल के दौरान और ऐसे डिस्पोज ऑफ भी हो रहा है साल के दौरान। तो यहाँ पे जो भी हमने स्टेप किया था वो वाला अप्लाई होने वाला है। बोलिए ए में क्या करेंगे, 85500, यानी कि सर ऐसे जब भी एक्वायर होगा साल के दौरान में और हमें आगे आने वाले सालों का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो मैं कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय
रेट वेट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उसी साल की क्या मालूम कर लूंगा, बोलिए बुक वैल्यू, जैसे कि ये किया मैंने, या तो ऐसे साल के शुरू में एक्वायर होगा, या तो साल के मिड में, ठीक, या तो एंड में। एंड वाला काम अगर आता है तो फिर हमने क्या करना होगा, कॉस्ट की मदद से मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर मिड में आता है तो हमें बार बार एक बात बताई जा रही है कि बुक वैल्यू जो पहले साल की एंड की होगी ना, वहां से आपने काम को शुरू करना। बोलिए 90% ये आ गई 17 की एंड की बुक वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 90% हुआ 18 की बुक वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई बाय 90% होगा तो 19 की बुक वैल्यू, यानी कि पावर में कर दूं 2, पावर कर दूं 2। अगर मैं पावर 2 करता हूं तो आप बताइए, ये 17 के एंड की बुक वैल्यू और पावर 2 किया मैंने, तो बताइए इसमें कौन सा साल आ गए, 18 आ गया, और कौन सा आया, 19 आ गया। डन। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन चाहिए मुझे 2020 का, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10% करते हैं, तो पूरे 12 महीनों का आया, ठीक। मल्टीप्लाई बाय कितने महीने करूं, 4/12 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2020 के 4 महीनों का डेप्रिसिएशन कितना, 2309। होपफुली समझ आ गई होगी बात कि पावर को यूज कैसे करना है। अच्छा, ये सारी बातों की जरूरत क्यों है, क्योंकि आगे हम बढ़ेंगे ना, ये छोटी छोटी चीजें हमें बड़े सवालात के अंदर जरूर काम आनी है। बी रिक्वायरमेंट देखिए जल्दी से, बी रिक्वायरमेंट देख लो आप, क्वेश्चन जरा सामने रखिएगा। ये जो ट्राई योरसेल्फ है इसको आप ना भी करें कोई मसला नहीं है, यही सवाल हो गए कंप्लीट, डन। अब आ जाइए आप लोग पेज नंबर कौन से पे, 21 पे, और क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 21, ठीक है जी। इस पेज के अगले पेज से ही हमारे शुरू हो रहे हैं पास्ट पेपर्स, सही है, ज्यादा दूर नहीं है, अगले पेज से ही हमारे सामने क्या आ रहे हैं नजर, पास्ट पेपर्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए शाबाश जल्दी से। चलिए जी, क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आज हमारी 5वीं क्लास है और हमने आगे आने वाली 5 से 6 क्लासेस के अंदर IE16 एंड करना है। तकरीबन 11 से 12 सेशन, पिछले सेशन में आप देख रहे होंगे आपको नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा दिख रही होंगी। यहाँ पे काम उतना ही होगा, लेकिन क्या है कि इसका एक मेजर चंक हम लोग कवर अप करके अगले टॉपिक मूव कर देंगे। अगला टॉपिक जो भी हम करते हैं, अगर उसका सुनिएगा टेस्टिंग 2 है, 11 से 12 सेशंस लगेंगे, चाहे वो ये टॉपिक हो या कोई भी टॉपिक हो। अगर टेस्टिंग 2 है इसका मतलब 20 से 20 से कम नंबर का सवाल आना है, तो उसके लिए कम से कम 10 सेशंस तो लगेंगे, ठीक। जहां टेस्टिंग 1 आ रहा होगा तो वहां पे आपके कुछ न कुछ 5 सेशंस लूंगा, और जहां रहा सवाल इसका कि सर वहां पे इतनी सेशंस में हुआ और आपके इतने सेशंस में हुआ, नंबर ऑफ आवर्स पे मैं बात करूंगा। अगर एक काम जो है वो हमने किया 10 सेशंस में और टोटल नंबर ऑफ आवर्स बनते हैं 20 घंटे, तो हो सकता है कुछ और लोगों ने 8 सेशंस लिए हो, 4 सेशन लिए हो, 6 सेशंस लिए हो, 8 सेशंस लिए हो, टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो तकरीबन उनके होंगे वही हमारे होंगे। लेकिन हमारे नंबर ऑफ आवर्स उनके मुकाबले में, जिससे भी आप कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स हमारे हर टॉपिक में आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे ज्यादा। तो अक्सर स्टूडेंट ये बात करता है कि सर वहां पे IE16 इतने सेशंस में हुआ, आपके इतने सेशंस में हुआ, तो मेरा सिर्फ यही सवाल होगा कि भाई अगर आपको इतनी फिक्र लगी हुई है तो सिर्फ ये पता कर लो कि उन्होंने कितने ईयरली सॉल्व किए हैं और हमारे कितने नंबर ऑफ ईयरलीज। समझ आई बात? इस चीज में इंशाल्लाह आपको जरूर सेटिस्फेक्शन होगी कि यार अगर हमारे 2-4 घंटे ऊपर भी लगे तो उसकी वजाहत आपको खुद ही दिख जाएगी कि सर अगर उन्होंने 5 सालों के ईयरली सॉल्व किए तो हमारे पास कुछ नहीं कुछ 6-7 साल की ईयरली लाजमी तौर पे होंगे। समझ आती है बात? क्योंकि मैंने आपसे डे 1 में बात की कि जितने भी 5 से पहले तकरीबन जो मोस्ट रिसेंट हैं वो सारे के सारे हमने क्लास के अंदर करना। अगले सवाल पे आ जाइए जल्दी से। इन्होंने आज की क्लास का टाइम पता नहीं क्यों इतना शॉर्ट रखा था, ऑल्दो इनको रखना चाहिए था 2:30 बजे तक, जो कि ऐसे ही होगा। इत्तेफाक से इन्होंने अभी 2 बजे तक की क्लास रखी हुई। हम 2:15 तक तो खैर लेके जाएंगे, सबसे मैं बात करता हूँ कि 2:30 कर लें। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ओपनिंग कॉस्ट दी हुई है, ओपनिंग अलाउंस दिया हुआ है, डिस्पोजल बताया है 1 जनवरी 2003 पे, एसेट जिसकी कॉस्ट है 5,000, जिसका अलाउंस 31/12/2002 पे। डिस्पोजल कब हो रहा है? डिस्पोजल कब हो रहा है? 1 जनवरी 2003 को डिस्पोजल हो रहा है, और
हमें एसेट का जो अलाउंस गिवन है वो कब तक का गिवन है? बिल्कुल लास्ट डे का गिवन है। डन है। बेचा गया हमें कितने का? 5500 का। एडिशन हुआ है 110। एक्विजिशन कितने का हुआ? 6000 का। रेट है कितना? 20% प्रो रेटा। यहाँ पे देखो काम अभी सिंपल है, एडिशन की उसने टोटल कॉस्ट बता दी, तंग नहीं किया। सही है जी। डिस्पोजल के अंदर भी इसने आपको तंग नहीं किया कि आज से इतने सालों पहले हमने एक्वायर किया था तो उसकी कॉस्ट में ये कॉस्ट थी शामिल। ठीक, तो आपने वहां पे फिर ये डिसीजन लेना होता कि कौन सी कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे नहीं करेंगे। इसने आपको तंग किया ही नहीं है अभी फिलहाल। अगले पेज से आपको नजर आ रहा होगा, जिनके पास पेज नंबर 22 है, पीडीएफ में मौजूद होगा डेफिनेटली, तो वहां पे आपको 5 पेपर्स के सवाल नजर आ रहे हैं। तो अगला जो हमारा सेशन है उसमें हमने 5 पेपर्स ही स्टार्ट कर लेने। ठीक है जी। तो यहाँ पे मालूम क्या करना है, पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 21 क्या बनाना है? पीपी का अकाउंट बनाना है। किस पे? कॉस्ट पे। और रिक्वायरमेंट क्या है? पीपी की कॉस्ट का अकाउंट, और बोले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और तीसरा बोलिए शाबाश डिस्पोजल। मेरे भाइयों बहनों जरा यहाँ पे देखिएगा, हमें सबसे पहले ये जो लेजेस हमने खोले प्लॉटिंग कर देनी है। क्या क्या गिवन है आपको? कितनी? 20,000। ओपनिंग अलाउंस कितना गिवन है? 11,808 ये गिवन है। ठीक है जी, ये 2 चीजें गिवन है। फिर बताइए क्या हो रहा है? डिस्पोजल हो रहा है, एडिशन भी नजर आ रहा है, डिस्पोजल भी नजर आ रहा है। दोनों में से कोई भी पिक कर लें आप। चले एडिशन रख लें आप। एडिशन की डेट बताओ। 1 अक्टूबर 2003 एडिशन हो रहा है। कितने का? 6,000 का। राइट सर, ये डेट क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि डेप्रिसिएशन जब हम निकालेंगे तो हमारे पास डेट का पता होना जरूरी है, अदरवाइज हम लोग डेप्रिसिएशन ज्यादा या कम निकाल सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। डिस्पोजल कब हुआ है जी? 1/1/3 पे डिस्पोजल हुआ है। मेरे साथ रहिएगा इधर। जब हम पीपी का अकाउंट कॉस्ट में बनाते हैं तो डिस्पोजल के वक्त 2 लेजर्स के अंदर बैक टू बैक हलचल होती है। एक होता है पीपी की कॉस्ट का लेजर, और एक हाथों हाथ जो लेजर इफेक्ट हो रहा होता है वो उसका अलाउंस का लेजर होता है। यानी कि 1/1/03 पे ये वाला इफेक्ट भी शामिल होगा। यहां तक साथ हैं आप? अब मुझे बताइए एसेट जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 5,000। और जो ऐसे हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसका अलाउंस कितना मौजूद है? कितना मौजूद है? 2300। आप ये देखें इसने आप ये देखिए इसने आपको तंग नहीं किया उस एसेट के अलाउंस को लेके। वो आपको तंग कर सकता था, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा ना, वो बोलता कि भाई आज से इतने सालों पहले एक्वायर किया था, हो सकता है वो साल का शुरू होता, मिड होता या एंड होता। ठीक, और वो बताता 4, 5, 6 साल गुजरने के बाद, 6.5 साल या 4.5 या 5.5 साल इतने गुजरने के बाद हमारा इरादा बना कि एसेट को हम कर रहे हैं डिस्पोज, तो कॉस्ट तो पता होती है। लेकिन अगर वो हमें पिछला हिसाब किताब बता देता और हमें ये नहीं बताता कि डिस्पोजल के वक्त अलाउंस कितना है, तो हमने वो सारी वर्किंग करनी पड़ती। समझ आ रही है बात? जिसका भी हमने थोड़ा सा एक शॉर्टकट वाला रास्ता देखा, जो कि हमारा सामना इसी सिनेरियो से होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। ये जो शॉर्टकट वर्किंग थी अभी तो आपको इस सवाल में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अलाउंस आपको यहाँ पे गिवन है। वो आपको तंग करेगा, वो बता रहा होगा कि कॉस्ट इतनी थी, उसमें ये शामिल करो नहीं करो वगैरह वगैरह। ये गिवन है तो उसकी मेहरबानी, लेकिन अगले सवाल में ये चीज गिवन नहीं होगी। ये आ गया, तो बताइए यहाँ पे कितना आएगा? ये क्या आ गई? कॉस्ट, और ये क्या आ गया? उसका अलाउंस कितना? 2300। कितना आ गया अलाउंस? 2300। फिर बताइए बेचा कितने में? 5,500 में। तो आप ये देखें, गेन या लॉस पता करने के लिए बुक वैल्यू का सामना किससे होगा? प्रोसीड से, कि बेचा कितने में। 5,500 प्लस 2300 और 5,000, बताइए डिफरेंस अगर डेबिट पे आ रहा है। बात सुनिए, 3 चीजों को आमने सामने रखने के बाद, कॉस्ट अलाउंस को रखा हमने सामने तो बुक वैल्यू आई, और तीसरी चीज क्या है? प्रोसीड्स। अगर इन 3 चीजों का जो डिफरेंस डेबिट पे आया तो गेन आओगे, क्रेडिट पे आया तो लॉस। ये रूल नहीं है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करते हैं, 5,000 माइनस 2300 करते हैं, कितना आया?
2700, तो 2700 समझिए यहाँ आ गया और 5500 वहां आ रहा है, तो 2700 यहाँ और 5500 वहां, तो इसका मतलब कितना डिफरेंस आया? 2800। तो इसका मतलब ये क्या होगा बोलिए? गेन। ये रूल नहीं है, ठीक। अब बताइए हमें यहाँ पे क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी, क्लोजिंग आ जाएगा कितना? 21। ये वाली बात समझ आई। और यह अकाउंट बिना इस के अधूरा है, इस चीज के अधूरा है। यहां तक समझ आई बात? डेप्रिसिएशन हमने वर्कआउट करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम लोग करने जा रहे हैं वर्किंग, ठीक। अब बताओ, शाबाश। हम ये जानते हैं कि डेप्रिसिएशन जो निकाला जाता है वो नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट करके निकालते हैं हम लोग। डन है? ये बात हमें पता है आरबीएम को लेके। नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हमने यहां पे लिखा आर मतलब रिमेनिंग। सर ओपनिंग में जो एसेट थे टोटल, उनकी कॉस्ट कितनी थी? 20,000। उसमें से एसेट इसकी कॉस्ट है 5,000 की, वो गया। 20,000 माइनस 5,000 किया तो रिमेनिंग कॉस्ट आ गई। अगर एसएलएम होता तो 15,000 के ऊपर रेट लगता तो डेप्रिसिएशन आता बचे हुए एसेट्स का, अगर एसएलएम होता। लेकिन सर आरबीएम है, और आरबीएम में क्या होता है? नेट बुक वैल्यू। तो ये क्या आ गई बोलिए? रिमेनिंग क्या है? कॉस्ट। इसके ऊपर रेट लगना मतलब एसएलएम लगाना, और आरबीएम में रेट जो लगेगा वो बुक वैल्यू पे लगेगा। तो सर हम लोग क्या करेंगे? रिमेनिंग कॉस्ट में से रिमेनिंग अलाउंस माइनस कराएंगे। तो बताइए टोटल अलाउंस था कितना? 11808 था टोटल अलाउंस। ये वाली बात समझ आई? एसेट जो डिस्पोज ऑफ हुआ उसका अलाउंस कितना मौजूद है? 2300 मौजूद है। तो ये जो आया वो क्या आया? रिमेनिंग अलाउंस आ गया। रिमेनिंग अलाउंस आ गया। तो जब रिमेनिंग कॉस्ट में से रिमेनिंग अलाउंस माइनस कराया तो ये क्या आ गए? कॉस्ट माइनस अलाउंस करते हैं तो बेटा क्या आ जाती है बोलिए? बुक वैल्यू। तो जो एसेट्स बच गए हैं उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? रेट कितना है? 20%। बोलो 1098। अच्छा जी, फिर बताइए, सुनो, एसेट जो डिस्पोज ऑफ हुआ वो जिस साल भी हुआ डिस्पोज, वो साल का स्टार्ट था, मिड था या एंड था? साल का स्टार्ट था। सुने, तो इसका मतलब जिस साल एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है उस साल उसका डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्योंकि एसेट डिस्पोज ऑफ हो कब रहा है? साल के स्टार्ट में। सर इधर बेटा बात नहीं, अगर एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा होता उस साल के कुछ महीने गुजारने के बाद, तो सर फिर क्या करते? ये काम तो होता, बिल्कुल होता। फिर क्या कर रहे होते हम लोग? ये जो 5,000 है ये डिस्पोज एसेट की क्या है बोले? कॉस्ट। इसमें से मैं क्या करता? डिस्पोज एसेट का अलाउंस जब मैं माइनस करता तो मेरे पास डिस्पोज एसेट की डिस्पोजल जिस साल हो रहा है उस साल के स्टार्ट की क्या आ जाती? बुक वैल्यू। और फिर हम लोग उसके ऊपर लगाते डेप्रिसिएशन का रेट। और अगर एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा होता साल के आखिर पे, यानी कि 12वें महीने के एंड पे, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 12/12 करना चाहता तो करता, अदरवाइज मल्टीप्लाई बाय 20% किया, 20% तो है ही पर एनम, तो मुझे ये काम करना पड़ता अगर एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा होता साल के एंड पे। और सर अगर साल के एंड में नहीं हो रहा, मिड में हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को हो रहा है, अगर ईयर स्टार्ट हमारा होता है जनवरी, एंड होता है दिसंबर, 1 जुलाई को हो रहा होता, तो फिर मैं क्या करता? मल्टीप्लाई बाय 6/12 करता। लेकिन सर चूंकि एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है साल के स्टार्ट पे, तो मुझे 0/12 करता हूं, ठीक। ये मैं अपनी वर्किंग का इसका हिस्सा बना रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाले सवालात के अंदर डिस्पोजल जो होगा वो जरूरी नहीं है साल के स्टार्ट में हो। डिस्पोजल जो है वो साल के मिड में हो सकता है, साल के एंड में भी हो सकता है। डन है? तो ये काम हमने जान के इसलिए किया ताकि हम लोग इसको स्टेप के तौर पे शामिल कर लें। अच्छा जी, अब बताइए एडिशन जो हुआ है वो कितने का हुआ है? 6,000 का, मल्टीप्लाई बाय 20% और मल्टीप्लाई बाय 3/12, साल के 3 महीनों का डेप्रिसिएशन आएगा। बोले कितना जी? बोले कितना है? 6,000 का 20% इंटू 3/12,
300, तो 1398 हमारे पास क्या आया, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन जब यहाँ पे आ जाएगा 1398, तो हमारे पास यहाँ पे बेटा क्लोजिंग कितना आ जाएगा, शाबाश जल्दी बोलिए। 10906। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, काम को अपनी प्रैक्टिस में रखो, इस काम को देखना नहीं है, क्योंकि अभी काम मुश्किल नहीं है। जो प्रैक्टिस करनी है वो यहाँ पे करनी है। सिर्फ आपके जिम्मे जो काम होगा ना, जो मैं दूंगा, वो क्या काम होगा, जब हम पास्ट पेपर क्लास में डिस्कस करेंगे, भाई मुझसे अगर आपने कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, मेरी सिर्फ कुछ सिफारिशात है, गुजारिश भी है, सिफारिश भी कर रहा हूं भाई। जितना काम मैं क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूं, घर जाके रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं करवाऊंगा पास्ट पेपर, तो उसकी प्रैक्टिस आपके ऊपर लाजमी है। अब 1 दफा करें, 2 दफा करें, 10 दफा करें, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट 1 दफा तो करना जरूरी है। अब अगर आपको 1 दफा करके लगता है कि हाँ यार मैं इस सिनेरियो को समझ चुका हूं, जरूरत नहीं है, तो ठीक, 1 दफा बहुत है। लेकिन सिर्फ थ्रू आउट, शुरू से लेके एंड तक, मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश होगी, पास्ट पेपर जब मैं करवाऊंगा तो उसमें रियायत नहीं है। और पास्ट पेपर तक मैं पहुंचूंगा इतनी आसानी से नहीं। पास्ट पेपर तक पहुंचने के लिए मुझे अपना कंटेंट करवा के पास्ट पेपर तक जाना होगा। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं, कैश फ्लो है, सोशी है, IAS 40 है, IAS, मतलब मजेदार किस्म की चीजें मौजूद है, और वाकई में आपको लगेगा कि यार आपकी सही मायनों में लर्निंग हुई। बोलो बेटा, ये हो गया 1398। कॉपी कर लीजिए, कॉपी आपने जरूर करना है, अपने साथ साथ चीजों को लेके चलना है। हमारे पास अगला सवाल आएगा जिसमें डिस्पोजल कब हो रहा है। अगला सवाल देखिए, डिस्पोजल कब हो रहा है, देख लीजिए। उसमें साल के स्टार्ट में नहीं हो रहा, साल के मिड में हो रहा है। तो आपका जो सवाल है वो, उसका जवाब जो है वो अगला सवाल जैसे ही हम करेंगे उसमें जवाब मिल जाएगा। डन है। अगले सवाल की सिर्फ मैं आपको करवा रहा हूं वर्किंग, प्लॉटिंग आपने खुद करनी होगी, प्लॉटिंग आपने खुद करनी होगी। जल्दी से अगले सवाल पे आ जाइए। अगले सवाल जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22 है। आ जाइए जल्दी से जरा। अगले सवाल में आप देखिए, लेजर्स आपने बनाने हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे करने लगा हूँ वर्किंग, लेजर्स बनाने हैं यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बनाने हैं, लेजर्स। एक पीपी का कॉस्ट का लेजर बनेगा, डन है। दूसरा कौन सा, अलाउंस का। तीसरा कौन सा, बोलिए, डिस्पोजल का। बेटा बात सुनो, बताओ क्या ओपनिंग कॉस्ट गिवन है, क्या ओपनिंग अलाउंस गिवन है, क्या बताया एडिशन कितने का हुआ, बता दिया। क्या बताया डिस्पोजल कितने का हुआ, बता दिया। हेलो, जहां टिक लगा हुआ है मतलब मालूम है। मुझे बताइए, यहां पे आ जाएगा डिस्पोज एसिड की कॉस्ट, बोलो, डिस्पोज एसिड की कॉस्ट यहां पे आ जाएगी। अब बताइए सर, जब पीपी की कॉस्ट में से डिस्पोज एसिड की कॉस्ट को हम लोग निकालते हैं बाहर, तो साथ साथ आपने कहा था एक काम हाथों हाथ करना है। वो क्या करना है, पीपी की कॉस्ट में से निकला, साथ साथ हमने अलाउंस में से भी उसका निकालना पड़ेगा अलाउंस। बताइए, क्या पिछले सवाल की तरह यहां पे भी डिस्पोज एसिड का डिस्पोजल की डेट पे अलाउंस गिवन है या नहीं गिवन। डिस्पोजल कब हो रहा है, 31 मार्च को डिस्पोजल हो रहा है। पिछले सवाल में डिस्पोजल जिस दिन हो रहा था उसके लास्ट डे तक का अलाउंस मालूम था, लेकिन इस सवाल में हमारे पास इसने फिर मेहरबानी की हुई, ये नहीं बोला कि शुरू से लेकर अब तक, उसने यहाँ पे बिल्कुल कुछ महीने पहले तक का बता दिया। ठीक है जी, कितने महीने पहले तक का बता दिया, 3 महीने पहले तक का उसने बता दिया अलाउंस। डन है। तो इसका मतलब उस वक्त से लेके अब तक, यानी कि दिसंबर से लेके मार्च तक कितने महीने एसिड और इस्तेमाल हुआ, 3 महीने। तो इसका मतलब सुनो, डिस्पोजल के वक्त एसिड की कॉस्ट तो रिमूव होगी, उसका अलाउंस 31 मार्च तक जितना होगा वो निकाला जाएगा। तो सर क्या मुझे ये मालूम है 31 मार्च तक का अलाउंस मालूम है, नहीं मालूम। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहां पे क्या मालूम करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका, डिस्पोज्ड
एसेट का मुझे पता करना पड़ेगा। एक ये वाली बात समझ आई? अच्छा जी, वो यहां से मालूम होगा, इसको हमने बोल दिया वर्किंग नंबर 1। डन। ये आ जाएगा यहां पे। फिर बताइए एसेट बेचा कितने में? 4000 में। तो इसका मतलब ये जब यहां से आएगा तो वर्किंग 1 का जवाब भी यहां रखा जाएगा। देन व्हाट सर? फिर हमें किस चीज की तलाश होगी जिसके लिए हम करेंगे वर्किंग नंबर 2, और फिर जाके एक काम जो है वो ठिकाने लगेगा। आप बताइए शाबाश जल्दी से, वर्किंग 1 क्या है, वर्किंग 2 में क्या होना है? वर्किंग 2 में हमने मालूम करना है डेप्रीसिएशन। मेरे साथ रहिएगा प्लीज, इधर आइए। एसेट का मुझे एक्यूमुलेटेड मालूम करना है, सही है? तो बताओ शाबाश, गिवन जो है अलाउंस, ठीक, 31/12 क्या है डेट? 6। कितना गिवन है बता सकते हैं? कॉस्ट कितनी है? एसेट जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है कॉस्ट बताओ। 10,000। उसकी बुक वैल्यू बताइए, उसका अलाउंस बताओ। अलाउंस 6,600। तो यहां मैं क्या रखूंगा? कॉस्ट माइनस अलाउंस करता हूं तो क्या आती है? बुक वैल्यू। अब मुझे बताइए यहां पे मुझे गिवन क्या है? 6,600। अगर मुझे अलाउंस गिवन नहीं होता, हेलो, अगर मुझे अलाउंस गिवन नहीं होता, लेकिन अगर बुक वैल्यू दी भी होती 31/12 की, तो कॉस्ट और बुक वैल्यू का डिफरेंस लेके मैं क्या निकाल लेता? अलाउंस। सर जब ये गिवन है तो डिफरेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। याद रख साथ, ये गिवन है। हेलो, डन। अब बताइए मुझे चाहिए 2000, बेटा प्लीज बात नहीं, 2007 के कितने महीनों का? 3 महीनों का। डन है। कैसे निकाला जाएगा? 10,000 माइनस 6,600 इंटू 20% इंटू 3/12। बोले 170। ये कितना हो गया? 6770। यहां तक साथ। अब एक बात सुनिए, 6770 की वैल्यू यहां पे आएगी, 6770 यहां आएगा और 6770 यहां आएगा। क्लियर? डन है। अब बताइए डेप्रिसिएशन मुझे निकालना है, जरा यहां पे केयरफुल रहिएगा। डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एसेट जो ओपनिंग में से चले गए, बताइए टोटल कॉस्ट कितनी थी एसेट्स की? 40,000 में से एसेट जो गया उसकी कॉस्ट कितनी है? तो 40,000 माइनस 10,000 किया तो बचे हुए एसेट की क्या हो जाएगी? कॉस्ट। सर रिमेनिंग कॉस्ट के ऊपर रेट नहीं लगेगा क्योंकि आरबीएम है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? सुनो, मैं यहाँ पे माइनस कराऊंगा। ओपनिंग अलाउंस कितना है टोटल? 23,125। अच्छा जी, इसमें से माइनस क्या कराऊंगा? जरा इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना। का लगेगा 20%, तब जाके मेरे पास अमाउंट आएगा यहां पे। बोले अमाउंट जो माइनस होगा 6,600 होगा या 6770 होगा? बताइए शाबाश जल्दी से। 6,600 माइनस होगा या 6770? सर दो राय हैं। अगर मैं माइनस करता हूं 6770 और 6770 को यहां रखता हूं, तो मेरा जो साथी है, कोलीग है, वो बोलता है यार 23,125 जो है वो तो साल के शुरू का अलाउंस है, और साल की शुरू का जो अलाउंस है उसके अंदर डिस्पोज एसेट का जो अलाउंस शामिल है ना, वो कितना है? 6,600। तो मैंने बोला यार 6770 क्यों नहीं? उसने बोला यार ये 31/12/01, यानी कि मैं यूं लिख सकता हूं 1107 रख दिया, यानी कि 1107 पे कितना मौजूद है? 6,600। और ये जो है 23,125, ये भी किस डेट का है? 1107। तो जिसमें जितना मौजूद है वही निकाला जा सकता है। 23,125 में से मैं माइनस क्या कराऊंगा? 6,600, नॉट 6770। तो सर एक मिनट जरा देखिएगा, 10,000 वाला एसेट का अलाउंस कितना मौजूद है? 6,600। ये जिस साल एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ, सही है नहीं, वो कितने महीने एसेट मजीद इस्तेमाल होने के बाद डिस्पोज ऑफ हुआ? 3 महीने। तो यहां पे मैंने पिछले सवाल में बात की थी, 0/12 लिया था। क्यों? क्योंकि एसेट साल के स्टार्ट में डिस्पोज ऑफ हो रहा था। यहां पे एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है 3 महीने गुजरने के बाद।
तो ये इसका अलग से आया। उमूमन स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं ये वाले अमाउंट में मिस्टेक करते हैं। यहां पे इसने फिर आपके ऊपर मेहरबानी की, बता दिया कि भाई पिछले 3 महीनों पहले तक का अलाउंस इतना था, लेकिन आपको वो जरूर तंग करेगा इस तरह से कि बताएगा ऐसे रिक्वायर हुआ था फला फला तारीख को और उस वक्त से लेके आज तकरीबन इतने साल बीत चुके हैं। तो हमें स्पेसिफिक ईयर की अकाउंटिंग करने के लिए उसका क्या चाहिए होगा, बोलिए, अलाउंस चाहिए होगा। अलाउंस मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या बुक वैल्यू हमें चाहिए होगी। अगर वो गलत आएगी तो ये वाला काम सारा आपका गलत होने वाला है। ये हो गया। इसके बाद एक तो ये अमाउंट आएगा यहाँ पे, फिर इसका आ जाएगा, और फिर बताइए क्या है, बोले एडिशन। एडिशन में जो भी होगा, कब एडिशन हुआ है, जो भी हुआ है एडिशन वाला काम आप लोग आराम से कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन। तो कहने का मतलब ये है हमारे लिए इन 3 लेजर्स पे ग्रिप उस वक्त आएगी। सुनिए, क्या आपको इस बात में प्रॉब्लम है कि डेबिट क्रेडिट पे क्या आना है? सर अब ये प्रॉब्लम नहीं है। अब इनके डेबिट क्रेडिट पे क्या आना है, एडिशन कितने अमाउंट से होगा, उसके लिए जो इनिशियल मेजरमेंट में कॉस्ट थी ना 3 बातों पे मबनी, अगर वो क्लियर है तो ये एडिशन का वर्किंग आपको टफ टाइम नहीं देगा। पुराने एसेट दे के नया एसेट ले रहा हूं तो पुराने एसेट जो मेरे पास से जा रहा है उसकी अकाउंटिंग के लिए 1, ये 2, ठीक, ये आया 1, ये आया 2, ठीक। ये वाली चीजें अगर पता मुझे होंगी तो फिर मैं आगे की जाने मूव कर सकता हूं। अभी इसमें चीजें मैंने आपको अर्ज किया बेटे, IAS 16 अभी IAS 16 की हद तक महदूद है। ये लेजर IAS 20, IAS 23, IAS 36, IAS 40, ये 4 स्टैंडर्ड्स में पीपी आपको डेबिट क्रेडिट होता हुआ दिखेगा। और पीपी अगर डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर इसका इफेक्ट आएगा, और पीपी अगर क्रेडिट हो रहा होगा, ठीक, तो वो एक चीज डेबिट है तभी तो वो क्रेडिट हो रही है। तो जब तक वो डेबिट है तो उसका अलाउंस क्रेडिट पे मौजूद होगा, और जब वो डेबिट से क्रेडिट पे जा रही है इसका मतलब अब वो एसेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो भाईजान उसका जो जोड़ीदार अलाउंस खुला हुआ होगा ना, इसके साथ भी आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक। कौन से स्टैंडर्ड जुड़ने हैं, 20, 23, 36, 40, इन चारों स्टैंडर्ड्स के अंदर पीपी आपको डेबिट क्रेडिट होता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल अभी आप 16 के अंदर उन बेसिक चीज़ों को ग्रिप कर लो और उसके बाद सारी चीज़ें इसके अंदर जुड़ जाएंगी। ये वाला काम मेरे ख्याल से आप लोग निपटा लेंगे, ठीक है भी। आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, कल की क्लास से हम लोग इंशाल्लाह 5 से शुरू करेंगे। बुक प्लीज़ अरेंज कर लें ताकि मुझे बार बार जो फोटो कॉपीज़ देना पड़ रहा है ना उसकी दिक्कत ना हो। अल्लाह हाफिज़।